साथियों नमस्कार। हम लोग राजकीय महाविद्यालय प्रवक्ता भर्ती परीक्षा 2013 के प्रश्न पत्र को हिंदी विषय के उसको सॉल्व कर रहे हैं और 80 नंबर क्वेश्चन तक पिछले वीडियो में हो गया है। आज 81 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे। आप सबको पता है कि गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज की बहुत अच्छी वैकेंसी आई हुई है, इसलिए यह आवश्यक है अभी से यह जानना, प्रश्न पत्र के तरीके को समझना, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग किस तरह के प्रश्न पूछता है ये समझना बहुत आवश्यक है। इसलिए हमारी कोशिश है कि आने वाले महीने डेढ़ महीने में सभी प्रश्न पत्र अभी तक जितने भी पेपर हुए हैं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के, वे सभी आपको एक जगह हमारे चैनल पर मिल जाएं। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि बहुत सारे लोग हैं चैनल पर विजिट करते हैं, वीडियोस देखते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के बीच, हिंदी पढ़ने वाले लोगों के बीच शेयर करें। और शुरू करते हैं आज हम लोग 81 नंबर क्वेश्चन से। मोहन राकेश के किस नाटक में विलोम नामक पात्र है? ऑप्शन है आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, पैर तले जमीन। इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन ए आषाढ़ का एक दिन। आप सब जानते हैं कि मोहन राकेश के दो नाटक खास करके सिलेबस में रहते हैं, एक आषाढ़ का एक दिन और दूसरा आधे अधूरे। आषाढ़ का एक दिन में जो पात्र है वो विलोम नामक पात्र है। आधुनिकता बोध के नाटककार मोहन राकेश का ऐतिहासिक नाटक आषाढ़ का एक दिन का प्रकाशन 1958 ईस्वी। इसलिए आप देखेंगे कि मोहन राकेश से संबंधित जब प्रश्न आता है या टेक्स्ट से संबंधित उनके जब प्रश्न आता है, इन्हीं दो नाटकों पर केंद्रित रहता है। इसलिए इन दो नाटकों का प्रकाशन वर्ष, इसके पात्र, इसकी जो पूरी कथा भूमि है उसको समझना बहुत आवश्यक है। तो इसमें जो प्रमुख पात्र हैं वो हैं कालिदास है, विलोम है, मातुल है, देतुल हैं, अंबिका हैं, मल्लिका हैं, ये सब इसके पात्र हैं। मोहन राकेश के प्रमुख नाटक हैं आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, पैर तले जमीन, अंडे के छिलके, सिपाही की माँ इत्यादि। अगला प्रश्न देखते हैं। रूठी रानी उपन्यास के लेखक हैं। अब आप में से कई लोग इस उपन्यास का नाम नहीं सुने होंगे, लेकिन ये प्रश्न पूछा गया। ऑप्शन है प्रेमचंद, अंबिका दत्त व्यास, प्रताप नारायण मिश्र, भगवती चरण वर्मा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए प्रेमचंद। रूठी रानी उपन्यास के लेखक मुंशी प्रेमचंद हैं। और सन 1907 ईस्वी में प्रेमचंद ने रूठी रानी नामक ऐतिहासिक उपन्यास की रचना, प्रेमचंद का हिंदी के मूल रूप से लिखा गया प्रथम उपन्यास कायाकल्प है। प्रेमचंद ने आदर्शोन्मुख यथार्थवादी उपन्यास लेखन की परंपरा का प्रवर्तन किया। इनके प्रमुख उपन्यास हैं देवस्थान रहस्य, प्रेमा, सेवा सदन, वरदान, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान, मंगलसूत्र जो कि अधूरा। ये इनके महत्वपूर्ण उपन्यास रहे। अगला प्रश्न देखते हैं। उदंत मार्तंड समाचार पत्र के संपादक थे। कौन संपादक थे? ऑप्शन है प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, जुगल किशोर शुक्ल, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी जुगल किशोर शुक्ल। उदंत मार्तंड समाचार पत्र के संपादक जुगल किशोर शुक्ल थे। हिंदी की प्रथम पत्रिका उदंत मार्तंड 30 मई 1826 को जुगल किशोर शुक्ल के संपादकत्व में कलकत्ता से प्रकाशित हुई। इसमें खड़ी बोली का मध्य देशीय भाषा के नाम से उल्लेख किया गया है। इसके प्रकाशन दिन को आधार मानकर 30 मई को राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। कुछ प्रमुख पत्रिकाएं, उनके संपादक देख लेते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र कविवचन सुधा के संपादक 1868 में शुरू हुई। हरिश्चंद्र मैगजीन के भी संपादक थे 1873 में, और बाला बोधनी 1874। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन आनंद कादम्बनी है 1881 में, और प्रताप नारायण मिश्र का ब्राह्मण है 1888। अगला प्रश्न है उदंत मार्तंड का प्रकाशन किस तिथि से हुआ? ऑप्शन है 30 मई 1924 ईस्वी, 30 मई 1925 ईस्वी, 30 मई 1826 ईस्वी, 30 मई 1927 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 30 मई 1826 ईस्वी।
उदंत मार्तंड का प्रकाशन 30 मई 1826 को हुआ। यह कलकत्ता से निकलने वाली साप्ताहिक पत्रिका थी। इसके संपादक पंडित जुगल किशोर शुक्ल हैं। अगला प्रश्न है, जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उसको समष्टि रूप में भाषा कहते हैं। भाषा की यह परिभाषा किसकी है? ऑप्शन है आचार्य देवेंद्रनाथ शर्मा, डॉक्टर मंगलदेव शास्त्री, डॉक्टर बाबूराम सक्सेना, डॉक्टर श्याम सुंदर दास। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, डॉक्टर बाबूराम सक्सेना। जिस ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उसको समष्टि रूप में भाषा कहते हैं। यह परिभाषा बाबूराम सक्सेना की है। अन्य विद्वानों ने, जिसमें देवेंद्रनाथ शर्मा ने कहा कि भाषा यादृच्छिक रूढ़ उच्चरित संकेत की वह प्रणाली है जिसके माध्यम से मनुष्य परस्पर विचार विनिमय, सहयोग अथवा भावाभिव्यक्ति करते हैं। भाषा मनुष्यों की उस चेष्टा या व्यापार को कहते हैं जिसमें मनुष्य अपने उच्चारणोपयोगी शरीरावयों से उच्चारण किए गए वर्णात्मक या व्यक्त शब्दों द्वारा अपने विचारों को प्रकट करते हैं, ऐसा मंगलदेव शास्त्री जी ने कहा। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने कहा कि मनुष्य और मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और मति का आदान प्रदान करने के लिए ध्वनि संकेतों का जो व्यवहार होता है उसे भाषा कहते हैं। अगला प्रश्न है, ड़ व्यंजन है क्या है? ऑप्शन है तालव्य, मूर्धन्य, दंत, दंतोष्ठ। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मूर्धन्य। उच्चारण स्थान के आधार पर जो व्यंजन वर्ण हैं उसमें कंठ से क ख ग घ ङ, तालव्य से च छ ज झ ञ और मूर्धन्य जो है ट ठ ड ढ ढ, ये मूर्धन्य व्यंजन है। दंत से त थ द ध न और ओष्ठ प फ ब भ म। अगला प्रश्न है, आ स्वर है। ऑप्शन है विवृत, अर्धविवृत, संवृत, अर्धसंवृत। तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, विवृत। आ वर्ण जो है वो विवृत है। मुख द्वार खुलने के आधार पर स्वर के 4 भेद माने जाते हैं। पहला है विवृत स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुलता है, जैसे आ, ये विवृत होगा। अर्धविवृत स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा खुलता है, जैसे अ, ऐ, औ, आ, ये अर्धविवृत स्वर। अर्धसंवृत कौन है? जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा बंद रहता है, जैसे ए, ओ। संवृत कौन है? जिन स्वरों वर्णों में लगभग बंद रहता है, जैसे ई, उ, इसमें लगभग बंद रहता है। अगला प्रश्न देखते हैं, अक्षर अथवा अक्षरों से निर्मित सार्थक एवं स्वतंत्र ध्वनि अथवा ध्वनि समूह को क्या कहते हैं? ऑप्शन है वर्णमाला, लिपि, शब्द, वाक्य। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, शब्द। अक्षर अथवा अक्षरों से निर्मित सार्थक एवं स्वतंत्र ध्वनि अथवा ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। ध्वनि की वह छोटी से छोटी इकाई जिसका सार्थक खंड न हो सके उसे वर्ण या अक्षर कहते हैं। वर्णों के क्रमबद्ध व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ध्वनियों को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वही लिपि कहलाती है और 2 या 2 से अधिक शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। अगला प्रश्न है, जिस वाक्य से किसी के होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है विधिवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य। इसका उत्तर है ऑप्शन ए, विधिवाचक वाक्य। जिस वाक्य से किसी के होने का बोध हो उसे विधिवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे मैंने जूस पिया, वर्षा हो रही है। अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के वाक्य माने जाते हैं। पहला है विधानवाचक या वाक्य या विधिवाचक, दूसरा निषेधवाचक वाक्य, तीसरा प्रश्नवाचक वाक्य, चौथा है विस्मयादिवाचक वाक्य, पांचवा है आज्ञावाचक वाक्य, छठा है इच्छावाचक वाक्य, सातवां है संकेतवाचक वाक्य और आठवां है संदेहवाचक वाक्य। अगला प्रश्न है जो बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि राजभाषा आयोग के गठन का वर्ष क्या है? ऑप्शन है 1950, 1955, 1956, 1960। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1955। राजभाषा आयोग का गठन सन 1955 में हुआ, जिसके अध्यक्ष बीजी खरे थे। राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने सन 1955 में बाल गंगाधर खेर की अध्यक्षता में राजभाषा आयोग का गठन किया। इस आयोग में 21 सदस्य थे। राजभाषा आयोग ने अपना प्रतिवेदन 1956 में दिया, जो संसद के समक्ष 1957 में रखा गया। अगला प्रश्न है, सर्कुलर का हिंदी शब्द क्या होगा? ऑप्शन है कार्यालय आदेश, परिपत्र, आख्या, अनुस्मारक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, परिपत्र।
सर्कुलर का हिंदी शब्द परिपत्र होता है। जब कोई सरकारी पत्र, कार्यालय ज्ञापन या ज्ञापन एक साथ अनेक प्रेषितों को भेजा जाए तब उसे परिपत्र कहते हैं। अगला प्रश्न है, रिपोर्ताज किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन है अंग्रेजी, पाली प्राकृत, फ्रांसीसी, हिंदी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, फ्रांसीसी। रिपोर्ताज फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। गद्य विधा में इसका आविर्भाव द्वितीय विश्व युद्ध के आसपास हुआ। रिपोर्ताज के जनक के रूप में रूस के साहित्यकार इलिया एहरेनवर्ग को स्वीकार किया जाता है। हिंदी में रिपोर्ताज के जनक शिवदान सिंह चौहान को माना जाता है। अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं जैसे अपील है, अस्पताल है, टीम है, डॉक्टर है, मशीन, पुलिस, सिनेमा, अफसर, ये सब अंग्रेजी भाषा से। अगला प्रश्न है, क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा को क्या कहते हैं? ऑप्शन है राष्ट्रभाषा, राजभाषा, परिनिष्ठित भाषा, बोली। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, बोली। क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा को बोली कहते हैं, जैसे ब्रज, अवधी, छत्तीसगढ़ी, भोजपुरी, मगधी, मैथिली, बघेली, मेवाती, मालवी, राजस्थानी आदि। 14 सितंबर 1949 को भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा की मान्यता प्रदान की गई। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है, बाबूराव विष्णु पराड़कर किस दैनिक के संपादक थे? बहुत महत्वपूर्ण है। ऑप्शन है विश्वामित्र, सन्मार्ग, आज, गांडीव। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, आज। बाबूराव विष्णु पराड़कर आज दैनिक समाचार पत्र के संपादक थे, जो सन 1920 ईस्वी से वाराणसी से प्रकाशित होता था। प्रमुख समाचार पत्रों के प्रकाशन वर्ष वगैरह देख लेते हैं, जिसमें समालोचक समाचार पत्र चंद्र शर्मा गुलेरी निकालते थे, 1902 में शुरू हुआ, जयपुर से। अभ्युदय के संपादक मदन मोहन मालवीय थे, 1907 में शुरू हुआ, प्रयाग। कर्मयोगी सुंदरलाल जी 1909 में, प्रयाग। जागरण के संपादक शिवपूजन सहाय थे, बनारस से, 1932 ईस्वी। और कर्मवीर के माखनलाल चतुर्वेदी थे, 1924 से, जबलपुर। ये महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, मुझसे उठा नहीं गया वाक्य में कौन सा वाच्य है? ऑप्शन है कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, भाववाच्य। मुझसे उठा नहीं गया वाक्य में भाववाच्य है। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, देख लेते हैं। कर्तृवाच्य, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि वाक्य में कर्ता की प्रधानता है उसे कर्तृवाच्य कहते हैं, जैसे लड़का दूध पीता है। अगला प्रश्न है, अगला इसमें है कि कर्मवाच्य, तो क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि वाक्य में कर्म की प्रधानता है उसे कर्मवाच्य कहते हैं, जैसे राम के द्वारा खाना खाया जाता है, उपन्यास मेरे द्वारा पढ़ी जाती है। अगला है भाववाच्य, तो क्रिया के जिस रूप से पता चले कि वाक्य में कर्ता या कर्म के बजाय भाव की प्रधानता है उसे भाववाच्य कहते हैं, जैसे सीता के द्वारा नाचा जाता, शीला से पढ़ा नहीं जाता। अगला प्रश्न है, ज्ञापन के लिए अंग्रेजी शब्द है? ऑप्शन है मेमोरियलिस्ट, मेथोडोलॉजी, मेमो, एप्लीकेबल। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मेमो। ज्ञापन के लिए अंग्रेजी में शब्द है मेमो, जबकि प्रार्थना पत्र लिखने वाला अंग्रेजी शब्द मेमोरियलिस्ट है, कार्यप्रणाली मेथोडोलॉजी है, तथा उपयुक्त का अंग्रेजी शब्द एप्लीकेबल है। अगला प्रश्न है, अवैतनिक के लिए अंग्रेजी शब्द क्या होगा? तो इसमें इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, ऑनरेरी। अवैतनिक के लिए अंग्रेजी शब्द है ऑनरेरी, जबकि अनुदान के लिए अंग्रेजी शब्द है ग्रांट। अगला प्रश्न है, उच्चारण के आधार पर अ जो है क्या है? ऑप्शन है ओष्ठ, मूर्धन्य, तालव्य, कंठ। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, कंठ। उच्चारण के आधार पर अ वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ है। उच्चारण के आधार पर ध्वनियों का वर्गीकरण निम्न है, देख लेते हैं, जैसे आ, क, ख, ग, घ, ङ, ह और विसर्ग, ये क्या है? ये कंठ से उच्चरित होते हैं। ई, च, छ, ज, झ, य और श तालव्य से इनका उच्चारण होता है, उच्चारण स्थान है। री, इसके अलावा ट, ठ, ड, ढ, ड, र और श ये मूर्धन्य है। त, थ, द, ध, न, ल और दंत स जो है ये दंत से उच्चरित होते हैं। उ और प, फ, ब, भ, म ओष्ठ से। व दंतोष्ठ है। ए, ऐ कंठ तालु है। ओ, औ कंठोष्ठ है। अगला प्रश्न है, एजेंडा के लिए हिंदी शब्द है, क्या शब्द है? ऑप्शन है निविदा, कार्य, कार्यसूची, तदर्थ। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कार्यसूची। एजेंडा के लिए हिंदी शब्द है कार्यसूची, जबकि टेंडर के लिए हिंदी शब्द निविदा है, वर्क के लिए कार्य तथा एडहॉक के लिए तदर्थ होता है। अगला प्रश्न है, राजस्थानी भाषा का उद्भव जिस क्षेत्रीय अपभ्रंश से हुआ उसका नाम क्या है? ऑप्शन है मागधी अपभ्रंश, शौरसेनी अपभ्रंश,
महाराष्ट्रीय अपभ्रंश, ब्राचड़ अपभ्रंश। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, शौरसेनी अपभ्रंश। राजस्थानी भाषा का उद्भव शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ। शौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत 4 भाषाएं आती हैं, जिसमें पश्चिमी हिंदी है, राजस्थानी है, पहाड़ी है और गुजराती। ये सभी शौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत आती हैं। राजस्थानी भाषा के अंतर्गत 4 प्रकार की बोलियां हैं, जिसमें खास करके मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी है। आधुनिक आर्य भाषाओं के जन्म अपभ्रंश के विभिन्न क्षेत्रीय रूपों से माने जाते हैं। यानी चूँकि आप सब जानते हैं कि अपभ्रंश से पहले पाली, पहले संस्कृत, वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, उसके बाद पाली, फिर प्राकृत और उसके बाद अपभ्रंश। तो जो हिंदी भाषा है, आधुनिक भारतीय भाषाएं, वो सब अपभ्रंश से आई हुई। इसलिए आप देखें तो अपभ्रंश के जो रूप थे, अलग अलग जो कैटेगरीज थी, उससे अलग अलग आधुनिक भारतीय भाषाएं निकली। तो शौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी, गुजराती। पैशाची से लहंदा और पंजाबी, ब्राचड़ से सिंधी, महाराष्ट्री से मराठी, मागधी से बिहारी, बांग्ला, उड़िया, असमिया और अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी। तो इस तरह से हम लोगों ने 100 क्वेश्चन तक इस वीडियो में कंप्लीट किया। इसके बाद जो बचे हुए प्रश्न हैं वो हम लोग अगले वीडियो में कर लेंगे। और जब एक साथ आपको सारे कंटिन्यूटी में जब आप देखेंगे तो आप एक साथ सारे वीडियो देख सकते हैं। बहुत लंबे ड्यूरेशन का इसलिए बनाने से बचते हैं कि जिससे आप बोर ना हो, थोड़े थोड़े प्रश्न करके, और वे भी लोग जो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज परीक्षा की तैयारी नहीं कर रहे हैं वो भी देख सकें। और एज ए टेस्ट सीरीज़ लें आप, इसको एज ए प्रैक्टिस सेट लें, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण है कि परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न आपसे गलत नहीं होने चाहिए। अगर आप इतना करने में सक्षम हो जाएंगे तो आपकी सफलता बहुत नज़दीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।